गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा पाठ्य पुस्तक से अध्याय नंबर 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, यानी कि जो पिछले अध्याय में हम अलग अलग माध्यम पढ़ चुके हैं, उन माध्यमों से संबंधित लेखन प्रक्रिया क्या कैसे होती है। ठीक है, ये जानेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम पर जनसंचार माध्यम, प्रिंट मीडिया, रेडियो और इंटरनेट के बारे में जानेंगे। फिर प्रिंट माध्यम से संबंधित लेखन प्रिंट माध्यम से संबंधित जो लेखन योग्य जो बातें हैं, लेखन के लिए जो बातें होती है वो जानेंगे। रेडियो से संबंधित, टेलीविजन से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, हिंदी नेट संसार से संबंधित जानकारी इस अध्याय में प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम रघुवीर साय जी क्या कहते हैं। रघुवीर साय जी हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। तो रघुवीर साय जी बताते हैं विभिन्न माध्यमों से संबंधित जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है। तो ये रघुवीर साय जी बताते हैं, हिंदी के प्रमुख कवि और पत्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली होती है, जबकि रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखना एक अलग कला है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी माध्यम है जो संदेश पहुंचाने के लिए, ये प्रक्रिया आपको मैंने पहले भी समझाई थी। सेंडर, सेंडर के बाद आइडियाज या थॉट, चैनल, रिसीवर, इफेक्ट, फीडबैक, और फीडबैक के बाद जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है, और जो सेंडर होता है वो रिसीवर बन जाता है। तो इस प्रकार से जो चैनल है, चैनल चैनल मीन्स माध्यम। ठीक है, उस वो माध्यम दृश्य सर्वे भी हो सकते हैं और सर्वे माध्यम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं, और इन अलग अलग माध्यमों में हम क्या कर सकते हैं। अलग अलग माध्यमों के लिए हमें, यानी कि एक पत्रकार को, हमें से मतलब है पत्रकार से, कि एक पत्रकार को अलग अलग शैली में उसे लिखना पड़ता है। उसे उसी के अनुरूप, जैसा जैसी वो सूचना, जैसी वो घटना पत्रकार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जिस भी माध्यम से। अगर टेलीविजन के माध्यम से वो लोगों तक उस खबर को पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो टेलीविजन के अनुसार ही हमें लेखन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यानी कि पत्रकार को जैसी टेलीविजन की लेखन प्रक्रिया होती है उसी से गुजरना पड़ेगा। अगर रेडियो के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से हमारे तक, हम तक खबर अगर पहुंचती है, तो वो पत्रकार उसी के अनुरूप क्या करता है, उसी के अनुरूप भाषा शैली का प्रयोग करता है। ठीक है, आगे चलिएगा। जबकि रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखना एक अलग कला है, क्योंकि माध्यम अलग अलग है, इसलिए उनकी जरूरतें भी अलग हैं। अलग माध्यमों के लिए लेखन के अलग माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत आवश्यक होता है। इन माध्यमों के लिए लेखन के बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की जरूरत को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आगे चलिएगा। अब जैसे प्रमुख जनसंचार माध्यम है, इसमें अलग अलग माध्यम, प्रिंट मीडिया आ गया, टीवी आ गया, रेडियो आ गया, इंटरनेट आ गया। ठीक है, ये जो अलग अलग माध्यम है, इनके लिखने से संबंधित जो प्रक्रिया उसे जानेंगे।
ठीक है, तो आगे बताया गया है इस अध्याय में। उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे और रेडियो भी सुनते होंगे। ये काम हम सभी करते ही है। कोई भी घटना से अगर हमें अवगत होना है तो हम या तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर मोबाइल का प्रयोग करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि का, या इंटरनेट के माध्यम से हम कोई अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे, या रेडियो के माध्यम से, ठीक है, या फिर किसी सभा में जा तो हम उनके विचारों से अवगत होते हैं। और अब यानी कि विचारों का एक तरह से आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, आगे चलिएगा कि आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर होता है? कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े या सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या फर्क नजर आया? उनमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं? यानी कहने का तात्पर्य यही है इन पंक्तियों का कि अगर हम आज अगर कोई घटना घटित हो जाती है देश विदेश में, आसपास में, तो उस घटना से संबंधित उस जब हम उस घटना से अवगत होने की कोशिश करते हैं, अगर हम उस घटना से संबंधित जानकारी टेलीविजन पर प्राप्त करते हैं, तो टेलीविजन पर उस घटना से संबंधित बात शैली अलग होगी, उसका तरीका अलग होगा, उस घटना का प्रस्तुतिकरण का। अगर रेडियो के माध्यम से फिर हम अगर थोड़ी देर बाद रेडियो के माध्यम से उस खबर को जानना चाहेंगे, तो रेडियो पर अलग उसका प्रस्तुतिकरण होगा, उसकी बात शैली का अलग होगी। अगर अखबार में अगले दिन अखबार में पढ़ना चाहेंगे या इंटरनेट पर देखना चाहेंगे या मोबाइल पे फेसबुक या क्या नाम है, ये व्हाट्सएप वगैरह वगैरह पर अगर हम कोई हमारे पास भेज देता है तो जानना चाहेंगे, तो उसमें क्या सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। जन संचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए कभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है, लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उनकी खूबियों और खामियों से परिचित हों। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी है। खबर मिल खबर लिखने के समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की जरूरत को भी समझना पड़ता है। आगे है जनसंचार के जो अलग अलग माध्यम है
उनकी क्या खासियत है और उनमें क्या कमियां देखने को मिलती है। ठीक है, अब आजकल देखोगे आप कमियां तो बहुत सारी हैं। ये जो जितनी भी चीजें बनाई गई थी, जितने भी चीजों का आविष्कार हुआ था, इन सभी चीजों का आविष्कार फायदेमंद के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग ज्यादा आज के समय में, इन सभी चीजों का दुरुपयोग बहुत ही ज्यादा हो गया। आम जनता है और बड़े से बड़े व्यक्ति भी, ठीक है, अमीर से अमीर अमीर भी और गरीब से गरीब भी, जो जैसा भी कोई भी जैसी स्थिति में उसी के अनुसार इसका इनका ये जितने भी माध्यम है इन सभी का दुरुपयोग अधिक करना शुरू कर दिया आज के दौर में। तो जानिए इसमें क्या क्या, इन अलग अलग माध्यमों में क्या खासियत है और क्या कमियां हैं। जन संचार के विभिन्न माध्यमों में आपको रोज कम या ज्यादा साहब का पड़ता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप थोड़ा सोच में पड़ जाएं। आपका उत्तर चाहे जो हो, इतना तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है आपको टीवी ज्यादा पसंद हो और आपको दोस्त को रेडियो भी आप और आपके दोस्त को रेडियो पसंद हो और आपको टीवी पसंद हो। तो आपका दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत से या कुछ और काम से वो क्या करेगा, उस रेडियो पे गाने या फिर न्यूज या क्रिकेट मैच या फिर अन्य खबरों से अवगत होना चाहेगा। और आप क्या करोगे, आप टेलीविजन के आगे बैठकर उसमें से क्या करोगे, जो चित्र है, क्योंकि आपकी जो रुचि है, आपकी रुचि है टेलीविजन पर, आपके मित्र की रुचि है रेडियो पर। ठीक है, वो रेडियो के माध्यम से ही जितनी भी घटनाएं घटित होती है उन्हीं से अवगत होना चाहता है, उनसे संबंधित चित्र वित्र देखने के उसके मन में कोई लालसा नहीं है। लेकिन आपके मन में लालसा है, आपका जो आप है जो चित्र वित्र देखोगे वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। टेलीविजन पे देखते हो या फिर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे, वो आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली बनेगा। क्योंकि एक जो चित्र होता है, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। अगर आप अनपढ़ भी हो, अशिक्षित हो आप, और आप अशिक्षित होते हुए आपके समक्ष अगर कोई चित्र आ जाता है, तो उस चित्र से आप अंदाजा लगा के बता सकते हो कि इसमें ये बातें हुई होंगी। ये सांप है, ये चूहा है, सांप चूहे को खाना चाहता है। इस प्रकार से अगर कोई ऐसा चित्र आपके समक्ष आ भी गया, यानी कि हम अशिक्षित व्यक्ति है और इस प्रकार का चित्र देख रहे हैं, तो हम अंदाजा लगा के बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। जाहिर है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण अवश्य होते हैं। आप या आपके अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषता या खूबियां आपकी या आपके अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचि और जरूरतों और पहुंच के अनुकूल है। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों, जरूरतों और स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुने और उनका सही से इस्तेमाल करें। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कोई खासियत होती है, उसकी अपनी कोई खूबी होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ ख- खामियां भी होती है। अब देखो, आजकल हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को क्या कर देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं और छोटे बच्चे उसमें कार्टून और वार्टून देखते रहते हैं या फिर टेलीविजन के आगे बैठा देते हैं। और धीरे धीरे वो बच्चों का उसमें मोबाइल में, टेलीविजन में ये तरह के जो कार्टून आते रहते हैं, ठीक है, उन्हें देखते रहते हैं, तरह तरह के जो नाटक देखते हैं, और उसमें फिर उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता जाता है। और धीरे धीरे उन बच्चों की जो आंखें हैं, आंखों पर
असर पड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि उन छोटे बच्चों की जो आंखें हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम ये छोटे बच्चों को तो कुछ मालूम है ही नहीं कि मोबाइल को कितनी नजदीक से यूज करना है, कितने समय तक यूज करना है, ठीक है, कितनी दूरी तक, कितनी नजदीक से इसे यूज करना है, या टेलीविजन को कितनी नजदीक से देखना, कितनी दूर से देखना है, ये चीज तो उन्हें मालूम ही नहीं है। वो तो लगे रहते हैं, उन्हें तो टाइम पास है। और माँ बाप यही सोचते रहते हैं कि ठीक है, उनकी जो एक तरह से सिरदर्दी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ये सोचकर वो छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, फिर साल 2 साल बाद उनकी आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है। तो आज के दौर में ये चीजें काफी देखने को मिलती है। हर एक माध्यम की जहां उसका जो फायदा है, फायदा पहले उसका जो फायदा है वो फायदा कम होगा, और उसकी जो खामियां हैं, उसके जो अवगुण हैं, अवगुण उसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। कोई भी माध्यम उठा के देख लीजिएगा आप, कोई भी, उसमें चाहे इंटरनेट आ जाए, चाहे मोबाइल फोन आ जाए, आपका टेलीविजन आ जाए, रेडियो आ जाए, ठीक है, या फिर कोई अन्य कोई भी माध्यम है। अब आप देखो आज के दौर में क्या है, तरह तरह से आप ये देखते भी हो, प्रतिदिन न्यूज़पेपर में या मोबाइल पे या फेसबुक पर देखते भी, पढ़ते भी हो, आज उसके खाते से 2 लाख रुपए चुरा लिए, आज उसके एटीएम कार्ड से स्कैन करके इतने पैसे चुरा लिए। ये सभी चीजें क्या है, ये दुरुपयोग के रूप में तो हैं। तो इस तरह से आज के दौर में ये चीजें काफी देखने को मिलती हैं। तो आगे चलिएगा आप। कहने की जरूरत नहीं है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। अब देखिए, जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हमारे सभी के घर आता है। हम मनचाहे खबर पढ़ सकते हैं, जो मन में आया उसी को पढ़ लेंगे। अगर पहला पृष्ठ हमें अच्छा लगता है तो पहला ही पढ़ेंगे, अगर आखिरी पृष्ठ अच्छा लगता है तो आखिरी पढ़ेंगे। अगर मन में ये है कि पूरा न्यूज़पेपर ही पढ़ना है तो पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। अब टीवी पर या इस पे रेडियो पर ये तो नहीं कि जैसी आपकी इच्छा है उसी के अनुसार आप जो भी जानना चाहते हो, यानी कि मान लीजिए आपने एबीपी न्यूज चैनल लगा दिया, उस पे एक खबर आई, दूसरे चैनल आप तुरंत बदल दोगे, या तो बदलोगे या जितनी भी खबरों का प्रस्तुतिकरण उस चैनल पे होना है वो सभी सुननी आपके लिए मजबूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें न्यूज़पेपर में आप अगर सुबह के समय आपको समय भी नहीं मिलता है पढ़ने का, तो आप दोपहर में, शाम को, कल, अगले दिन, महीने, 2 महीने, कभी भी आप उस न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ सकते हो, सालों सालों तक। अगर कोई अच्छी खबर है, कोई अच्छी बात है, वो खबर एक इससे ज्यादा वो खबर
आवश्यकता के अनुसार ही वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह में मिलेगी या किसे किस जगह छापना है। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलतियां अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। इसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण रहेगा कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलतियां अशुद्धि न छापी जाए। इसके लिए अखबार पत्रिकाओं में संपादन के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्रियों से गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना होता है। यानी कि ये जो संपादकीय टीम होती है पूरी की पूरी, इस संपादकीय टीम को पता है क्या कहते हैं? इस पूरी संपादकीय टीम को कहते हैं गेट कीपर। क्या कहते हैं? गेट कीपर। ठीक है। और ये 4-5 बातें हैं जो मुद्रित माध्यमों के लिए हमें ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर हमें जोर देना पड़ेगा। दूसरी, समय सीमा और जो बटी हुई जगह के अनुशासन का भी पालन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हमारे लिए का मतलब है जो संपादकीय टीम है, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना भी जरूरी हो जाता है। चौथी बात है, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता भी बनाए रखना जरूरी है। अब ये बात थी मुद्रित माध्यम से संबंधित। अब बात आ जाती है रेडियो से संबंधित। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इस पर सिर्फ हम खबरें सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल होता है। इन सभी वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम भी माना गया है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जो रेडियो पत्रकार होते हैं ना, उन रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसकी वजह यही होती है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी उस अखबार को पढ़ सकते हैं। लेकिन आगे इसमें ऐसा कुछ नहीं होता रेडियो में। ठीक है, आगे चलिए। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी सुन सकता है। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार भी करना पड़ेगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना पड़ेगा। इस बीच वह इधर उधर भी नहीं जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। स्पष्ट है, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय यानी कि लीनियर माध्यम होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछा जा सकता है ये सवाल के रूप में। कौन सा ऐसा माध्यम है जो एक लीनियर है, जो एक रेखीय है या लीनियर है? ठीक है, तो कौन है लीनियर? रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो एक रेखीय होता है और इस तरह से रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली का इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है और उसके अनुसार तैयारी करनी पड़ती है।
और रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्य और तस्वीरों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। टीवी में सब दृश्यों के अनुसार उनके सहयोग के रूप में वे चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ होती है। वैसे तो तीनों ही माध्यम, प्रिंट, रेडियो और टीवी, की अपनी अपनी चुनौतियां होती है, लेकिन रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन होती है। रेडियो समाचार की संरचना। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में अलग है, क्योंकि दोनों माध्यमों को प्रकृति अलग अलग रूप से देखती है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए इनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों, टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, उल्टा पिरामिड शैली पता है क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली होती है, पहले विशेष बात, जैसे विशेष बात होती है ना, विशेष, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे चलना पड़ता है। ठीक है, तो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। सभी तरह अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, क्योंकि एक अंक में पूछा जा सकता है ये उल्टा पिरामिड शैली से क्या अभिप्राय है। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय जो शैली होती है, उसी को फिर उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें, स्टोरीज इसी शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाएगा और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा काल कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य से ही शुरुआत होती है। ठीक है, तात्पर्य यही है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में ही आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार की को 3 भागों में बांट दिया जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। ये महत्वपूर्ण है सभी के सभी। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्वों को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई बात नहीं होती और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य या सूचनाएं भी दी जाती है। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनें या पैराग्राफ को काट कर हटाया भी जा सकता है और इस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। एक और उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। आगे चलिएगा, रेडियो के लिए समाचार लेखन, बुनियादी बातें। साफ सुथरी और टाइपेड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, डेडलाइन, संदर्भ छोटा होना चाहिए। ये जो 2-3 बातें हैं, ये हमें इसमें देखनी पड़ती है। तो देखिएगा, साफ सुथरी और टाइपेड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी कि सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंच जाता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसी तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई परेशानी ना आए। अगर समाचार कॉपी टाइपेड या साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक या वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का भी खतरा बन जाता है और इससे श्रोताओं का ध्यान भी बट जाता है और वे भ्रमित हो जाते हैं।
प्रसारण के लिए तैयार की जाने समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया भी छोड़ देना चाहिए। एक लाइन में 12-13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति में आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं? प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं? इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा मिल जाती है कि कुल शब्द कितना बड़ा समाचार कुछ पूछना है? नहीं पूछना? चलिए ये भी इसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर